नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19,200 पदों के लिए और एसआई के 4543 पदों के लिए भारतीय संविधान की आज क्लास नंबर 6 मैं आप सभी के सामने पढ़ाने वाला हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्लास है। मैं डेली एक ही बात कहता कि आप विश्वास करो, कंटेंट की गारंटी मेरी है, देख लेना, संविधान को कंप्लीट हो जाने दो। इसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या एग्ज़ाम दे लेना। यदि आपको डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन ना मिलें, फिर आप कहना। जितने भी साथी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि एक छोटी सी क्लास रहती, कम समय में 8 से 10 मिनट में मैं आपको कंटेंट देता, उसको आप बढ़िया तरीके से लिख भी सकते और 102 बार देख भी सकते। 30 से 40 क्लासों में कंप्लीट कर दूंगा। जब तक आपके फॉर्म भरेंगे तब तक आपका संविधान कंप्लीट हो चुका होगा, इस बात की गारंटी है। समझ रहे? संविधान से चाहे यूपी कांस्टेबल हो, कम से कम यूपी कांस्टेबल में 5 से 6% आते और यूपी एसआई में तो लगभग 16% आते हैं संविधान से। 16% संविधान से ही आते। ठीक है, 16/16 करने की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ 10 से 12 क्वेश्चन इसी क्लास से कर जाओगे, इतनी मैं जरूर बात कहता। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने कंटेंट पर। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तुमसे पूछे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, देखो पहले तो मैं कल बता चुका, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जो मार्ले था वो क्या था? राज्य वित्त सचिव था। ये पूछ लेता है, इस वजह से मैंने इसको अलग से इस प्रकार से लिख दिया। मार्ले क्या था? तो राज्य वित्त सचिव था, जो कि इंग्लैंड में बैठता था। कहाँ पर बैठता था? तो इंग्लैंड में। आगे बात करें, पूछे मिंटो कौन था? तो मिंटो वायसराय था, जो कि भारत में रहता था। ध्यान रखना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का है, जिसमें मार्ले राज्य वित्त सचिव है और मिंटो वायसराय है। ध्यान रखना। आगे बात करें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया। ये भी मैं कल आपको पढ़ा चुका था। इसमें मॉन्टेगू क्या था? तो इसमें मॉन्टेगू राज्य वित्त सचिव था और चेम्सफोर्ड क्या था? तो वायसराय था। ध्यान रखना, मॉन्टेगू राज्य वित्त सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। ये इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। आगे बात करें, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में स्थित पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में हुई। पूछे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जो कि दिल्ली में स्थित हुई थी। दिल्ली में स्थित पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में हुई थी। पूछे इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अस्थायी। देखो, तुमसे पूछे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी थे। तुमसे पूछे संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखना, अगर पहले अध्यक्ष पूछे स्थायी अस्थायी करके कुछ भी नहीं दे तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाना। अच्छे से सुन लो इस बात को, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, लेकिन ये अस्थायी हैं। अगर स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना। चलिए आगे बात करें। आगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक और बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखो अभी मैंने बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष कैसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ध्यान रखना, पहले पूछे तो वो भी सच्चिदानंद सिन्हा लगाना। इसमें उपाध्यक्ष किसको चुना गया? तो एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुना गया। बी.एन. राव बोले तो पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। लिख लिया करो अपनी कॉपी में, जो भी पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखे रहते और जो पॉइंट मेरे द्वारा बताए जाते उन पॉइंटों को भी नोट कर लिया करो। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया। आगे बात करें, संविधान का निर्माण 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 8 आर्टिकल थे। पूछे तो पूरा उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को, इसमें कितने आर्टिकल थे? तो 8 आर्टिकल थे। ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। किसने पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया।
22 जनवरी को सर्वसम्मति ने स्वीकार कर लिया और बाद में यही प्रस्तावना के रूप में सामने आया। पूछे उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति ने कब स्वीकार कर लिया, तो 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखना, पूरी डेट लिख सकते तुम। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बाद में यही प्रस्तावना के रूप में सामने आया। आगे बात करें, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता, तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का मतलब यहाँ पर कोई देश वहाँ, ठीक है, क्या है, देश, क्योंकि ज़्यादातर संविधान में जो व्याख्या करी गई वो राज्य शब्द से ज़्यादा करी गई। मतलब पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है जो कोई राज्य होगा, जो कोई देश होगा, उसका कोई एक धर्म नहीं होगा, उसका कोई स्पेशल धर्म नहीं होगा। ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही होता है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे इन शब्दों के सभी के अर्थ बता दूंगा। देखो, मैंने आपको संप्रभुता का अर्थ बताया था कि संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णयों की क्षमता। निर्णयों की क्षमता मतलब खुद डिसीजन ले सकते। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होता। चलिए आगे बात करें। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। ये सब यूपीएसआई में पूछे गए पॉइंट हैं, ये 2021 में पूछा गया पॉइंट है यूपीएसआई में। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। क्या कहा, राजनीतिक जन्मपत्री कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। आगे बात करें, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में उच्चतम न्यायालय ने उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देश्य का संविधान का एक अभिन्न अंग है। ध्यान रखना, जैसे ये केस वाला क्वेश्चन है तो इसको यूपी कांस्टेबल वाले लड़के छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपी पुलिस में, यूपी कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने एसआई के लिए जोड़ रखा है। ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो केस का क्वेश्चन तुमको मिले वो क्वेश्चन तुम छोड़ सकते, बाकी के पूरे क्वेश्चन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, और पूछ ले तो फिर मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतनी गारंटी है कि 90% चांस है कि ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करें। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। वही बात आ गई सामने, राज्य का मतलब यहाँ देश से आशय है एक, ध्यान रखना। और देश का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या है, संप्रभुता, मतलब निर्णयों की क्षमता। सब भाई देश महत्वपूर्ण इसीलिए होगा जब तक वो अपने निर्णय नहीं ले पाएगा तो कैसे वो महत्वपूर्ण कहलाएगा, समझ रहे, वो देश कहलाएगा ही नहीं फिर। इसलिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। निर्णयों की क्षमता होनी चाहिए, आप अपने डिसीजन खुद ले सको। ठीक है, संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ये पॉइंट भी यूपीएसआई में पूछा गया है पिछली बार, और आप कहो तो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। डायरेक्ट पूछा गया कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो वो हैदराबाद। आगे बात करें, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई का है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को, प्रस्तावना के अनुसार जो प्रस्तावना में लिखा गया उसके अनुसार यदि बात करें तो जो भारत का संविधान है उसे जो अधिकार मिला वो भारत की जनता से मिला। ध्यान रखना, ऐसा प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय संविधान को जो अधिकार मिला वो भारत की जनता से मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे तुमसे पूछे गणराज्य का अर्थ क्या है। देखो, गणराज्य का अर्थ है भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है, पूरे राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, उसका अर्थ होता है गणराज्य। ध्यान रखना, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब मैंने आपको लगभग सब समझा दिए, संप्रभुता, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्र और बंधुता और रह गया। देखो, भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब ना तो ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटेन में कोई राजा है अब उसकी जो संतान होगी वो ही राजा बनेगी, ऐसा भारत में है क्या कि मान लो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो संतान होगी वो ही प्रधानमंत्री बनेगी, नहीं। यहाँ पर जो भी होता चुनाव से होता। तो मतलब भारत एक
गणतंत्र देश है, यहाँ पर किसी का वंशानुगत शासन नहीं है, ध्यान रखना। बंधुता का अर्थ क्या होता? तो सामान्य भाईचारा, मतलब भारत के पूरे जो नागरिक हैं वो आपस में सामान्य भाईचारा बना के रहेंगे। बंधुता का मतलब यही होता। अब मैंने आपको टोटल चीज़ें, चाहे गणराज्य हो, गणतंत्र हो, बंधुता हो, पंथनिरपेक्ष हो, संप्रभुता हो, मैंने आपको सभी समझा दिए बिल्कुल। अब आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। संघवाद, साम्यवादी शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ध्यान रखना। ये यूपीएससी में पूछे गए हैं पिछली बार कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है, और जो संघवाद, साम्यवादी ऐसे लगते जैसे प्रस्तावना में हो तो लड़के टिक कर देते, ध्यान रखना। संघवाद, साम्यवादी शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सर अर्नेस्ट बारकर ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा। क्या कहा? सर अर्नेस्ट बारकर ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा। आगे बात करें, के मुंशी ने उद्देशिका को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा। ध्यान रखना, के मुंशी ने उद्देशिका को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा। क्या कहा? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा। ठीक है, ये आज की क्लास थी। अब बताओ आपको आज की क्लास कैसी लगी? मैं डेली 10 से 12 मिनट की ये क्लास लेता और उसी में आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है पेपर की दृष्टि से, वो मैं 100% देता, ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो। कम क्लासों में इसी तरीके से मैं आपको पूरा संविधान पढ़ा दूंगा। विश्वास दिलाता मैं आपको, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार पढ़ के तो देखो ये क्लास नंबर 6 है। जिस साथी ने 5 क्लासें नहीं देखी हैं देख लेना, छोटी छोटी क्लासें 10-10, 12-12 मिनट की क्लासें हैं, एक ही दिन में देख सकते। ऐसा नहीं घंटों की क्लास छूट गई, नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, आप वहाँ पढ़ो जहाँ आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि भीड़ देख के आप पढ़ रहे, भीड़ में सिलेक्शन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। जो लोग स्मार्ट तैयारी करते उन्हीं का सिलेक्शन होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये बात सच्चाई है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।